आप नौजवान इतने खामोश बैठे रहें, मेरे जीवन का ये पहला अनुभव है कि इतनी बड़ी संख्या में नौजवान बैठा हुआ है, अनुशासित तरीके से सुन रहा है। सच में कह सकता हूँ मेरे जीवन का ये पहला अनुभव। मैं बहुत सारे छात्र संघ के कार्यक्रमों में गया हूँ, पर ऐसी अनुशासन मेरे को देखने में नहीं आया, और इसलिए आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए भारत माता की। ऐसा है, हनुमान जी का ऐसा घूंसा बनाओ और ताकत से बोलो, और इतनी ताकत से बोलो कि सीमा के पार जो देश हमारी तरफ वक्री दृष्टि से देखते हैं, उनके नेताओं की रात की नींद उड़ जाए। जरा जोर से बोलिएगा, हनुमान जी की मुट्ठी बांध के बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नतमस्तक हूं आपके सामने। मंच पर उपस्थित कृणाल जी, आपने शुरुआत के कार्यक्रम की, आपकी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा इस बात के लिए कि ये विचार आपके मन में आया और उसको सार्थक करने के लिए आपने, मैं समझ सकता हूं, मैं भी कार्यक्रम का आयोजन करता हूं कि कितनी मेहनत की होगी आपने। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए कृणाल के लिए। अभी हम सबको सुन रहे थे आनंद बाबू, टीवी पे तो कुछ अलग दिखते हैं और यहाँ तो मुझे लगा कि यार ये तो कोई बॉलीवुड का कोई कलाकार दिखता है। कहाँ पत्रकारिता के चक्कर में फंस गए यार। एक आध कश्मीर फाइल सरी की फिल्म बना देते। आनंद जी के लिए भी जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। पारुल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर, मैं सच कहता हूं कि मैंने सोचा तो था कि एक यूनिवर्सिटी में जा रहा हूं, पर इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी होगी, इतनी खूबसूरत तरीके से आप स्वागत करेंगे और इतने अनुशासित छात्र होंगे, ये मैंने कल्पना नहीं की थी। देवांशु जी, एक बार तालियां बजाइए देवांशु जी के लिए भी। इस मंच पर शोभा बढ़ा रहे हैं आदरणीय राजेश भाई, भारतीय जनता पार्टी के हमारे महामंत्री बैठे हैं भास्कर भाई, और इस समारोह में उपस्थित हजारों की संख्या में युवा शक्तियों को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, जनता के द्वारा जनता के लिए, ये शब्द हमने बहुत सुने, पर इन शब्दों में कितनी सार्थकता है और इन शब्दों के माध्यम से देश कहां पहुंचा है, ये समझने की बात है। मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा जिस दिन देश को स्वतंत्रता मिली है। आप सब जानते हैं यह आजादी हमें ऐसे नहीं मिली है। यह आजादी हमें मिली है बहुत सारे असंख्य नौजवानों के बलिदान के कारण, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा है, वो तब जाकर ये कहीं हमें आजादी मिली है। कुछ को हम पहचानते हैं, चंद्रशेखर आजाद है, सहदेव है, भगत सिंह है, पर कुछ लोगों को तो हम पहचानते भी नहीं हैं, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय बोला, फिरंगियों के सामने डरे नहीं, झुके नहीं, उनकी गोली के सामने अपनी छाती लगा दी, जोर से बोला भारत माता की जय। एक नौजवान गिरता है, दूसरा झंडा पकड़ लेता है और बोलता है भारत माता की जय, वंदे मातरम। तब कहीं जाकर हमको यह आजादी मिली है। मित्रों, यह आजादी इतनी सस्ती नहीं है, पर इस आजादी के लिए भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा, चंद्रशेखर आजाद ने फिरंगियों की गोली से अपने शरीर को छलनी किया। क्या वह आजादी पूरी मिली है क्या हमें? यह एक प्रश्न चिन्ह है। और इसलिए नौजवान दोस्तों, जब भी नौजवानों के बीच में जाता हूं कि यह आजादी हमें मिली है, कटी फटी आजादी है, आज भी
वो देश आजाद नहीं हुआ है जिस देश के लिए भगत सिंह ने फांसी के फंदे को अपने गले लगाया था, सहदेव ने फांसी के फंदे को अपने गले लगाया था, चंद्रशेखर आजाद ने फिरंगियों की गोली पर अपनी छाती सामने अड़ाई थी। भारत माता का विभाजन हुआ था। भारत माता का विभाजन किस बात के आधार पर हुआ? धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर भारत माता के दो टुकड़े किए गए, एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना। जब धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था तो क्या कारण था कि कुछ लोगों को यहां रहने दिया, कुछ लोगों को वहां रहने दिया? जो वहां थे हिंदू पाकिस्तान में, उनका प्रतिशत 11% था, आज 1% है। जो यहां पर थे उनका 9% था, आज वो 18% हो गए। ये हमारी सहिष्णुता है और उनका कट्टरपन है। 11% से 1% रह गया वहां हिंदू, यहां 9% से 18% हो गया। उसके बाद भी उनके लोग कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम बताते हैं हम क्या है। क्या ये बर्दाश्त करने वाली बात है? क्या ये बर्दाश्त करने वाली बात है? क्या डेमोक्रेसी में किसी को बोलने का अधिकार दिया है तो वो इस प्रकार की बात बोल सकता है क्या? क्या इस देश के एक विश्वविद्यालय में इस प्रकार के नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इसको सहन किया जा सकता है क्या? और क्या ऐसे बेहुदा नारे लगाने वाले नौजवानों को प्रोत्साहन के लिए, उनकी पीठ थपथपाने के लिए यदि कुछ राजनेता जाते हैं तो क्या ऐसे राजनेताओं को माफ किया जा सकता चाहिए क्या? प्रश्न यही है। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, बोलने का अधिकार है, तो क्या आप कुछ भी बोलेंगे? हम इस देश को अपनी मां मानते हैं, हम इस भारत माता को अपनी मां कहते हैं। दुनिया में कोई देश अपने देश को मां नहीं कहता है। आपने कहीं नहीं सुना होगा इंग्लैंड माता, अमेरिका माता, जापान माता, सुना है क्या? सिर्फ भारत माता, सिर्फ भारत माता। क्या हमारी देश में रहने वाला व्यक्ति हमारे देश की पानी पिए, हमारे देश की हवा खाए, हमारे देश का नमक खाए और हमारे देश को गाली दे और उन गाली देने वाले लोगों को राजनेता पीठ थपथपाएं, क्या इसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं? और इसलिए बहुत परिपक्व प्रजातंत्र है हमारा, बोलने की स्वतंत्रता है, पर क्या बोलना चाहिए इसको समझने की आवश्यकता है। और जो गलत बोले तो देश, प्रशासन, शासन कोई सजा दे या नहीं दे, हमें सजा देना चाहिए, उसको हमें सजा देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जो भारत माता को गाली दे उसे सजा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जो भारत माता को गाली देने वालों के समर्थन में खड़ा हो जाए उसको सजा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? डेमोक्रेसी में समाज सजा देने का जो हथियार है वह बम नहीं है, तलवार नहीं है। जो आनंद जी ने कहा था कि वो वोट है, वो एक वोट है जो इस प्रकार के लोगों को दंड देगा। मित्रों, ये डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ है। पहला स्तंभ है कार्यपालिका, दूसरा है न्यायपालिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका और तीसरी है हम लोग जो चुन कर जाते हैं, संसद में बैठते हैं। ये 3 स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका।
एक चौथा स्तंभ है जिस बिरादरी के आते हैं आनंद जी, पत्रकारिता। और मैं इस डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का पांचवा स्तंभ मानता हूं इन युवाओं को जो इस देश की भाग्य रेखा खींच सकते हैं। इसलिए प्रजातंत्र का अगर पांचवा स्तंभ है तो इस देश का युवा है। और इसलिए अपनी जवाबदारी को हमें समझना पड़ेगा मित्रों। जब देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद देश किस शासन प्रणाली से चले? प्रजातंत्र से चले, पार्शल प्रजातंत्र हो। कांग्रेस में ही मतभिन्नता थी, पर महात्मा गांधी उस समय के सर्वमान्य नेता थे। उन्होंने कहा नहीं, प्रजातंत्र ही होना चाहिए। मैं प्रजातंत्र को 4 भागों में बांटता हूं। अगर इन 75 वर्षों में यदि प्रजातंत्र को यदि हम देखें तो मैं उसे 4 भागों में बांटता हूं। एक नेहरू इंदिरा युग था, जिस समय इस देश की जनता को सिर्फ वोट डालने का अधिकार था, उनका देश के विकास में कोई भूमिका नहीं थी। दूसरा युग मानता हूं मैं राजीव जी का। जब नेहरू युग था, इंदिरा युग था, तब हमारे देश के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इस देश की जनसंख्या 100 करोड़ हो गई है और इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण करिए, सत्ता नीचे तक जाना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी सुना, इंदिरा जी ने भी नहीं सुना, पर मैं इस मंच से, अराजनीतिक मंच से राजीव जी की प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, संविधान में संशोधन करके नगर निगम, पंचायतों को अधिकार दिए। अधिकार तो पहुंचा, पर साथ में उस समय का भ्रष्टाचार भी पहुंच गया नीचे तक। और उस समय प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा एक सभा के अंदर राजीव जी को कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 15 ही पैसे पहुंचते हैं। ये मेरा भाषण नहीं है, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भाषण था। मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 ही पैसे पहुंचते हैं। यदि गंगोत्री से गंगा मेली होगी तो आप कलकत्ता में जाके सोचे कि वहां स्वच्छ हो जाएगी, तो यह संभव नहीं है। मुझे कहते हुए फक्र है कि आपके प्रदेश का नेता जो 20 साल तक इस प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा, 7.5 साल से इस देश का नेतृत्व कर रहा है, उनके नेतृत्व में 20 साल में और 27 साल में उनके ऊपर एक नए पैसे का भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता। ये इस प्रदेश की बहुत बड़ी पूंजी है मित्रों। 27 साल में एक नए पैसे का तो मैं पक्के हो गए। मित्रों, मुझसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी को आप जानते हैं। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, ये प्रजातंत्र की ताकत है, ताकत। वो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते जब घर आता है, अपनी मां को देखता है, बूढ़ी मां चूल्हे के अंदर रोटी पका रही है, धुआं निकल रहा है, अपने पल्लू से आंसू पोंछ रही है। वो नौजवान भोजन करते करते सोचता है कि हे अन्नपूर्णा मां, मुझे यदि ऐसा अवसर दिया कि मैं कुछ कर सकूं तो मेरी मां नहीं, देश की किसी मां के आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। वो लाल किले की प्राचीर पे खड़ा होता है, वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। लाल किले की प्राचीर से अगर कुछ दिखाई देता है तो वो गांव की महिला, गांव की बहन, गांव की मां, गांव की बेटी दिखाई देती है, जो गैस के चूल्हे में रोटी बनाती है। वहीं से वो घोषणा करता है कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम मैं नरेंद्र मोदी करूंगा। आज 13 करोड़ महिलाओं के घर में गैस का चूल्हा निशुल्क पहुंच गया है। ये गरीब का दर्द है, उस दर्द का निवारण करने वाला व्यक्ति है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये गरीब का दर्द है, गरीबी देखी है, गरीबी को भोगा है। और इसलिए आप सब, आनंद जी ने पूछा कि आप सब लोग नेट पर हैं,
इंटरनेट देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, जब इस देश के जनता ने एनडीए को बहुमत दिया 2014 में, मैंने बताया ना, मैं प्रजातंत्र को 4 भागों में बांट रहा हूं। पहला नेहरू इंदिरा युग, दूसरा राजीव जी का युग, तीसरा गठबंधन का युग। नेहरू इंदिरा युग में भारत में थोड़ा सा विकास हुआ, चला। राजीव जी ने भी बहुत प्रयास किए, देश थोड़ा सा आगे बढ़ा। गठबंधन का युग आया, एनडीए यूपीए की सरकारें बनी, मजबूरी थी, देश बस खड़ा रहा, आगे नहीं बढ़ा। पर 2014 के बाद मैं दावे से कहता हूं, ये देश खड़ा नहीं है, ये देश चला नहीं है, ये देश दौड़ रहा है और दुनिया में हम सबका मान सम्मान बढ़ा रहा है। आनंद जी ने कहा कि हमारी पहचान क्या? पासपोर्ट। अरे भाई साहब, हमारी पहचान हमने देखा यूक्रेन और रशिया के बीच में, जब दोनों सेनाएं लड़ रही हो, तब हमारे देश का प्रधानमंत्री दोनों राष्ट्र अध्यक्षों से बात करता है कि एक कॉरिडोर बनाइए, हमारे लोग निकलेंगे। बोले उनकी पहचान क्या? बोले उनके हाथ में तिरंगा होगा। जब वो नौजवान तिरंगा लेके निकले तो बम चलाने वाला अपनी बम पे हाथ रोक देता है, गन चलाने वाला अपना स्टाइगर चलाना बंद कर देता है और तिरंगे हाथ में लेने वाले व्यक्ति को उस कॉरिडोर से जाने देता है। ये विश्व के अंदर भारत की साख है, ये तिरंगे की पहचान है। ये काम किसने किया? मुझे कहते हुए फक्र है, आप सब लोग 2014 में जब देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत दिया और उसके बाद उन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत, उसकी सीढ़ी पर जाकर मत्था टेका। आप लोगों ने देखा है? याद है आप लोगों को? देश के किस किस ने देखा था? वो टीवी पे जरा हाथ खड़ा करें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में पहली बार जा रहे थे तो उन्होंने देश संसद की सीढ़ी पर मत्था टेका था। किस किस ने देखा था जरा बताइए? सभी ने देखा था। वो भाषण नहीं सुना होगा, वीडियो खोल के सुनना जरूर उस भाषण को। उस भाषण में उन्होंने बता दिया था कि 100 साल का भारत मेरा, 100 साल आजादी के बाद मेरा भारत कैसा होगा। उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आया है, पर मेरे लिए देश पहले है, दल बाद में। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ भाषण के लिए कहा हो, नेता लोग भाषण में कुछ भी बोल देते हैं, ये करके दिखाया है। आनंद बाबू हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, जब देश के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी थे, अटल बिहारी प्रतिपक्ष के नेता थे, उस समय प्रधानमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि जेनेवा में यूएन की मानव अधिकार को लेकर एक विश्व सम्मेलन है, आप भारत का प्रतिनिधित्व करिए। आपको स्मरण होगा आनंद जी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे। वो अडवाणी जी के पास गए, अडवाणी जी अध्यक्ष थे, कि मुझे कहा गया है कि जेनेवा जाओ। अडवाणी जी ने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और सब वरिष्ठ नेताओं से बात की, बोले पार्टी ये तय करती है कि आपको जाना चाहिए। वो गए, वहां जेनेवा में भाषण दिया, उन्होंने कश्मीर की धज्जियां उड़ाई, भारत का पक्ष रखा, भारत सरकार अच्छा काम कर रही ये बताया। उस भाषण के बाद उनको दुनिया भर के पत्रकारों ने घेर लिया कि अरे अटल जी, आप तो नेता प्रतिपक्ष हैं, आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं। अटल जी ने पत्रकारों को जवाब दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझे गर्व है, पर आज मैं यहां आया हूं देश के लिए। मैं अपनी पार्टी का झंडा अपने कार्यालय में रखकर आया हूं, मैं देश का तिरंगा झंडा लेकर आया हूं, मैं देश का नेतृत्व कर रहा हूं। मेरे लिए देश पहले है, दल बाद में है। इसलिए हमारे लिए ये नारा नहीं है, ये कोरा भाषण नहीं है, हमने करके दिखाया है कि हमारे लिए देश पहले है, दल बाद में।
यार मुझे कितनी देर बोलना है यार? मैं क्या है कि मैं पहले प्रोफेसर रहा तो 45 मिनट से कम बोलता ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं लगता। अब इनका समय कितना मुझे पता नहीं। देवांशु जी, निश्चित रूप से डेमोक्रेसी हमारे देश की बहुत महान है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश, सबको बोलने का अधिकार है, पर कुछ भी बोलने का अधिकार होना चाहिए क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कोई कुछ भी बोले, कोई हमारे भारत माता को गाली दे, कोई ये कह दे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे, क्या इतनी हिम्मत होना चाहिए? अरे 2047 का जब 100वां आजादी का वर्ष आएगा तो इस देश से गरीबी समाप्त होगी, हर घर के अंदर पक्की छत होगी, हर घर के अंदर प्रकाश की व्यवस्था होगी, वहां रहने वाली हर मां सशक्त होगी, हर नौजवान के हाथ में कुछ न कुछ काम होगा। और इसलिए जो फोकटी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कहती हम बिजली फ्री दे देंगे, फोकटी राजनीतिक पार्टियां, बिजली फ्री दे देंगे हम, पानी फ्री दे देंगे हम, बस की व्यवस्था फ्री दे देंगे, क्या फ्री देने से देश का विकास होता है? मैं आपको पूछना चाहता हूं, होता है क्या? नहीं होता है ना। ये फ्री देना, जब हमारा 2047 में हमारा हर व्यक्ति सक्षम होगा तो वो कहेगा हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए, फ्री अपने पास रखो, हम देश के लिए जीने वाले हैं, हम देश के लिए मरने वाले हैं, हम देश को और आगे बढ़ाएंगे, हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे। 100 साल बाद यह देश दुनिया की सबसे बड़ी एक ताकत बने, इस आशा और विश्वास के साथ हम सब लोग काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।